हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आज हम लोग क्लास 6 का ये अध्याय 2 इसको पढ़ेंगे। क्या इसका नाम क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो ये देखिए, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? ऐसी बात नहीं थी। ये आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कौन घूमता था? जो आखेटक, जो खाद्य संग्राहक हैं समुदाय के लोग, ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के क्या कारण थे? ये कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहेंगे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। जाहिर सी बात है कि जब अगर ये वही खा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो जिस जगह पर रहेंगे वहाँ के फल फूल और इन सब चीज़ों को खाकर जब वो समाप्त हो जाएगा, तो फिर वो खा के अपना आगे का जीवन यापन कैसे करेंगे? तो इसी के लिए वो क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। दूसरा कारण यह था कि अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा कारण। 2 कारण हो गए। ठीक, पहला कारण क्या था कि वो अगर एक जगह पे रहेंगे तो खा पी के वहाँ के सारे फल फूल जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि वहाँ पर फिर वो आगे कैसे जिएंगे या कैसे जीवन यापन करेंगे। दूसरा कारण था कि वो अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से, जो हिरन, इन सब के जो जानवर होते थे, इन सब का जो चारा होती है, इनके चारा को ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। 2 कारण हो गया। तीसरा कारण क्या था कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए उनकी तलाश उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। देखिए, आम का सीज़न, जो अभी आप देखिए कि जो आम का सीज़न है वो ज़रूरी नहीं कि हर मौसम में हो। ठंडक में तो आम होगा नहीं, वो गर्मी में ही होगा। तो जो ठंडक में फल होते थे उसके लिए वो ठंडक के फल को खाने के लिए जाया करते थे, और जो गर्मी के फल थे, मतलब इसी तरीके से जो मौसम में पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में होते थे, उसके लिए वो उसकी तलाश के लिए वह जगह पर एक दूसरी जगह पर जाया करते थे। ठीक, और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। मतलब 4 कारण थे।
तो ये चारों कारण हो गए। अब मतलब पानी के कारण और जो खाएंगे उसको जो मतलब जहाँ पर रहेंगे, पहला कारण क्या था कि जिस जगह पे रहेंगे वहाँ पर जो भी फल फूल खा के वो अपना जीवन यापन करते थे, जब वहाँ के फल फूल समाप्त हो जाते थे तो वे क्या करते थे, उसके लिए वो दूसरे जगह पर जाया करते थे। दूसरा कारण क्या था कि जो हिरण और मवेशी ये सब की चारा के लिए वो दूसरी जगह पर जाया करते थे। तीसरा कारण क्या था कि जो मौसम के अनुसार जो फल फूल होते थे उनकी जानकारी के लिए उनके लिए ये दूसरी जगह पर जाया करते थे। चौथा कारण क्या था कि पानी के लिए वह दूसरी जगह पर जाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों की कुछ ऐसी वस्तुएं मिला है जिनका कारण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, मतलब इन सब चीज़ों के औजार बने और पत्थर के औजार जो हैं आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो ये जो औजार थे ये किस किस चीज़ के लिए किया करते थे? हड्डियों और मांस काटने, हड्डियाँ और मांस, फल फूल काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे लगे, मतलब कुछ के साथ जो है हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक, ये देखिए पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये क्या है? जड़ खोदने के लिए पत्थर के औजार जो हैं ये इसके लिए किया जाता था। ठीक है, और दाएं जानवरों की खाल बने वस्त्रों को उतारने के लिए किया जाता था। तो ये दो औजार दिखाए गए हैं। अब ये देखिए रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, मतलब ये देखो कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल जहाँ पर आखेटक, ये जो लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं देखिए, ये आपको दिखाते हैं कि ये देखिए ये ठीक, ये सब जो लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं वो क्या है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान जो है वह स्थान में पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो ये शैल चित्रकला है। ये देखिए इनमें से क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। ये शैल चित्रकला है। ठीक है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए भीमबेटका क्या है? ये आधुनिक मध्य प्रदेश है, जो मतलब भीमबेटका इस जो मध्य प्रदेश का ये पहले नाम था। इस पूरा स्थल पर गुफाएं वह कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? अब आगे देखते हैं कि ये देखिए पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ आए। ठीक, ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। इन स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। ठीक, आगे की खोज। मानचित्र तो देखिए कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। मतलब कुरनूल गुफा में क्या है कि किसके अवशेष मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे।
आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। मतलब 3 के लिए आग का प्रयोग किया गया था। किसके लिए आग, किसके लिए खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, प्रकाश के लिए और मांस को भूनने के लिए। ये देखिए नाम और तिथियाँ। ये यहाँ पर अब देखते हैं कि हम जिस काल के बारे में, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं, आप लोगों को क्लियर दिखे। ये देखिए हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों का पूरा मतलब क्या होता है, यानी प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर। तो पुरापाषाण का अर्थ क्या हो गया, पूरा मतलब हो गया प्राचीन, और पाषाण का अर्थ हो गया पत्थर। किसे बना है यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों का महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा गया। मतलब जो 10,000 साल पहले से होती है वो युग कौन सा कहा गया कि नवपाषाण काल कहा गया। ठीक, और मध्य पाषाण लगभग 12 साल पहले से, ठीक, और 10 साल पहले के बीच मध्य माना गया। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं कि नवपाषाण का क्या मतलब है होता होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम हो रहे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बदलती जलवायु लगभग 1200 साल मतलब 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास और वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। मतलब क्या है कि 12,000 साल पहले दुनिया में जो जलवायु में बड़े बदलाव आए, जिससे क्या होगा, गर्मी बढ़ने लगी थी और इसके परिणामस्वरूप कई, जब जाहिर सी बात है गर्मी बढ़ने लगी तो वहाँ पर घास वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब वो होने लगे मैदान में, जिससे क्या हुआ कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, ये सब क्या है, जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। ठीक, और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने के बाद की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि खेती और पशुपालन की शुरुआत इसको देख रहे हैं कि इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। मतलब धीरे धीरे वो क्या हुआ कि उपमहाद्वीप के जो भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, ये सब जो जौ है, धान है, ये सब अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि महिलाओं, पुरुषों, इन लोगों को इस अनाजों को क्या किया, बटोरना शुरू कर दिया और साथ में वो सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जानकारी को इकट्ठा किया। ठीक,
अब आगे देखते हैं कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे पहला जंगली जानवर कौन सा ऐसा था जिसको पालतू बनाया गया, तो वो क्या था? कुत्ता था। कुत्ता, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो आगे देखते हैं कि घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। एक बार फिर से देखिए कि लोगों द्वारा पौधे उगाने मतलब लोगों द्वारा सबके द्वारा क्या है कि पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया के नाम दिया गया। ठीक, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों और या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। मतलब ये देखा गया कि मिसाल के तौर पे क्या देखा गया कि जो जंगली जानवर हैं उनकी तुलना में जो पालतू जानवर होते हैं उनके दांत और ये सींग वगैरह ये सब छोटे होते हैं जिससे वो लोगों को घायल ना कर सकें। ठीक है, इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। ठीक है, इस प्रकार पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और तथा जौ आते हैं। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे प्राचीन फसल कौन सी है या सबसे पहला पालतू जानवर कौन है? कुत्ता है। और सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूँ और जौ है। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवर, ये देखिए आगे लिखा भी है, कुत्ते के बाद क्या था? दूसरा क्या था? भेड़ बकरी था। क्या था? भेड़ बकरी था। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने, फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तथा पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो मतलब एक इसमें क्या है कि बीज को देखिए, बीज को पहले बोएंगे, फिर उसके बाद मतलब इसमें एक बीज को विकसित होने में काफ़ी समय लगता था। ठीक है, तो क्या है कि उसमें कुछ समय भी लग सकता है, कुछ महीने भी लग सकता है, कुछ दिन, महीने, साल ये भी लग सकते हैं। और उनकी देखभाल करने के लिए उनको क्या करना था? एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। जाहिर सी बात है कि एक बीज को बोएंगे तो वो बड़ा होगा, उसकी सिंचाई, उसकी कटाई, मतलब पशु पक्षी से उसकी रक्षा, इन सब के लिए, उसके बाद फिर उसकी कटाई, सब साफ सफाई, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि सब उसमें काफ़ी समय लग जाता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसे भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ।
ठीक। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवर का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। आगे देखते हैं अस्थायी जीवन की ओर। ये देखिए अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में, ठीक है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। मतलब जो गड्ढे के नीचे रहते थे घर बनाकर, उन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। ठीक, उन्हें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। मतलब जो गड्ढे के नीचे रहते थे उन्हें क्या कहता था? गर्तवास कहा जाता था। इससे क्या होता था कि उन्हें किससे? ठंड से सुरक्षा मिलती रही होगी। ठीक, पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। मतलब ओखली का और मूसल का, इन सब का क्या किया जाता था? अनाज को पीसने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, और पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग क्या है? अनाज और मूंगफली का आज भी हो रहा है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए नवपाषाण के कुछ उपकरण हैं। ठीक है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज जब अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक, अब आगे देखते हैं, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह जैसे परिवर्तन आया है तो जो भी जीविकापार्जन के लिए मतलब वो अपना काम कर रहे हैं तो हर जगह वो चीज़ें हों। हर जगह पर अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो ये देखेंगे कि मेहरगढ़ ढूंढो, ये क्या है? यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास
एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो मेहरगढ़ में क्या है, सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी को पालना शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण और सूअर के जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मतलब मेहरगढ़ में क्या मिला है ये देखिए, मतलब क्वेश्चन में यहाँ से क्या आता है कि कहाँ पर क्या मिला। मेहरगढ़ में क्या मिला कि चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब मेहरगढ़ में क्या था कि मृतक के जो एक मृतक शरीर के साथ क्या था, एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। वो धारणा क्या थी दफनाने का कि उसको परलोक में खाने की व्यवस्था की गई है, इस धारणे से उसे दफनाया गया था। ठीक, अब आगे देखते हैं कि कल्पना करो तुम आज 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। तुम्हारे मामा गुफा की भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं, उनकी सहायता करना चाहते तो तुम रंग बनाओ। मतलब ये बच्चों के लिए है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर दिया है महत्वपूर्ण तिथियाँ कि मध्य पाषाण युग कब है, कब से कब तक, 12,000 से 10,000 ये, और बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। ठीक है, ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ दूसरा।